E45 हिंदी। हूश। पाव पाव पाव। नेल के चेहरे पर निराशा की झलक दिखी। वह केन को टैग करने के लिए संघर्ष कर रहा था, और अब तक उसने केन पर एक भी उंगली नहीं रखी थी। उसने काफी समय बिताया था, हर बार जब उसकी नसें और इंद्रियां झंझनाती थीं, तो वह झूलता था, लेकिन वह रणनीति विफल हो गई थी। समस्या तो केवल अपर्याप्तता की थी। नेल केन से धीमा था। वह केन की तुलना में कम गतिशील था। वह अपनी गतिविधियों में केन से कम कुशल था। केन एक चकमा देने वाला विशेषज्ञ था, और केन के पास शून्य कदम तकनीक भी थी। नेल के खिलाफ बहुत सारी ताकतें खड़ी थीं। अगर उसकी शारीरिक बनावट अच्छी न होती, तो केन पहले ही उस पर हावी हो चुका होता। जीत के लिए उसका एकमात्र संभावित रास्ता केन को हराना था। हालांकि रूई को यह यथार्थवादी नहीं लगा। इसके कई कारण भी थे। शून्य कदम तकनीक का उपयोग करते समय केन को पैंतरेबाजी पर उतना कठोर होने की जरूरत नहीं थी। वास्तव में उसे सामान्य पैंतरेबाजी तकनीक का उपयोग करने की भी जरूरत नहीं थी। वह बस एक आकस्मिक चहलकदमी कर सकता था, और हर बार जब नेल अपनी तेज इंद्रियों की बदौलत उसके करीब हमला करने में कामयाब होता था, तो उसे चकमा दे सकता था। इस तरह वह भारी मात्रा में ऊर्जा संरक्षित कर सकता था। दूसरी ओर नेल ने पागलों की तरह लड़ाई लड़ी और अपनी ऊर्जा को ऐसे जलाया जैसे कि बहुत ज्यादा हो। हर एक हरकत को अधिकतम प्रयास के साथ किया गया, चाहे वह जरूरी हो या इष्टतम हो या न हो। इसके अलावा नेल ने अभी तक किसी भी प्रशिक्षु स्तर की तकनीक में महारत हासिल नहीं की थी। वह प्रशिक्षुओं की तुलना में कहीं अधिक शक्ति का उपभोग करके इसकी भरपाई कर रहा था। उदाहरण के लिए, यदि नेल और रूई ने समान मात्रा में शक्ति के साथ हमला किया, तो नेल उसी हमले के लिए रूई की तुलना में कई गुना अधिक ऊर्जा खर्च करने में सक्षम था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इन सभी चरों का मतलब था कि भले ही नेल के पास ज्यादा ऊर्जा भंडार था, लेकिन उसकी ऊर्जा खपत भी उतनी ही ज्यादा थी। दोनों ने एक दूसरे को काफी हद तक रद्द कर दिया। यदि उसके पास सहनशक्ति में कोई बढ़त होती भी, तो इन कारकों के कारण ये बहुत बड़ी बढ़त नहीं होती। लेकिन केन को अभी तक स्वयं जीत की स्थिति नहीं मिल पाई थी। जैसे ही रूई ने ये सोचा, परिवर्तन घटित हुआ। केन ने जोखिम लेने का निर्णय किया और सीधे नेल की ओर बढ़ गया। हूश। नेल ने एक वार किया, लेकिन केन ने आसानी से उसे चकमा दे दिया क्योंकि उसका ध्यान नेल की आंखों पर था। ये सबसे कमजोर महत्वपूर्ण क्षेत्र था जो केन की शक्ति के लिए अतिसंवेदनशील था। केन की मामूली आक्रामक क्षमता की तुलना में बाकी सभी जगह चट्टान की तरह मजबूत थी। इसके अलावा अगर ने की आंखें अक्षम हो जाती, तो खेल खत्म हो जाता। वह अपनी बढ़ी हुई इंद्रियों के साथ भी केन को महसूस करने में असमर्थ होता और केन जीत जाता। आमतौर पर किसी की आंखों में छुरा घोंपना आसान नहीं होता क्योंकि वे आपको आते हुए देख सकते थे। लेकिन बात यह थी कि नेल नहीं कर सका, ठीक से नहीं। जब तक केन ने गति और सटीकता को अधिकतम किया, उसने अनुमान लगाया कि यह कोशिश करने लायक था। No12 B in C ओम। ये केन की योजना थी। केन ने अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगली को दो भागों में बांटकर नेल की आंखों में घुसा दिया। कमी। नेल का सिर पीछे की ओर झटका तो खून बहने लगा। केन की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसे अपनी तर्जनी उंगली में तेज चुभन वाला दर्द महसूस हुआ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह एक क्षण के लिए रुक गया था और अनजाने में शून्य कदम तकनीक को रोक दिया था। उसने केन की उंगलियों के सिरे का मांस काट लिया। रूई ने कहा। नेल का सिर खुशी से मुस्कुराता हुआ आगे की ओर मुड़ा, उसकी जीभ पर केन का मांस और खून लगा हुआ था। उसने तुरंत अपनी हथेली सीधे केन पर मारी। झाड़। केन के गाल पर चोट लग गई, हालांकि वह बड़ी मुश्किल से इससे बच पाए और तुरंत शून्य कदम पर चले गए। हे। नेल ने मुस्कुराते हुए मांस थूक दिया। फिर से। जब केन ने नेल की आंखों पर वार किया था, तो नेल को खतरे का एहसास बहुत ज्यादा हुआ था। इसके अलावा उसकी तेज नजर ने केन के नजदीक से किए गए हमले के हल्के निशान भी देखे थे। आंखें बेहद नाजुक थीं, यहां तक कि नेल के लिए भी, और वह पीछे हट गया और अपनी आंखों के उस हिस्से पर जितना हो सके उतना जोर से काटने लगा। वह काफी भाग्यशाली रहा। दुर्भाग्यवश वह खून के बहाव का उपयोग करके केन की पहचान नहीं कर सका, और खून की एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरी। केन ने अपने बेहतरीन शॉट और आंख से किए गए हमले के बाद पूरी तरह से पीछे हटना शुरू कर दिया, जो न केवल पूरी तरह से विफल रहा बल्कि बदले में उसे नुकसान भी पहुंचा। उसने स्वेच्छा से आक्रमण करना छोड़ दिया। शेष लड़ाई तीव्र थी क्योंकि नेल केन पर अपनी पहली सफल क्षति की सफलता से उत्साहित था, हालांकि ये पर्याप्त नहीं था। केन के लगभग पूरी तरह से पीछे हटने की स्थिति में होने के कारण नेल कुछ नहीं कर सकता था। वे घंटों तक भयंकर लड़ाई लड़ते रहे, कोई भी पक्ष एक दूसरे को कोई और नुकसान नहीं पहुंचा पाया। लड़े और लड़े। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। और कुछ और लड़ा। आखिरकार लंबे समय के बाद रूई उन कुछ लोगों में से एक थी जो अभी भी लड़ाई देख रहे थे। हालांकि मार्शल अप्रेंटिस को परिणाम में दिलचस्पी थी, लेकिन कोई भी नेल को घंटों तक हवा में किक मारते हुए नहीं देखना चाहता था। उनमें से कोई भी केन को महसूस नहीं कर पा रहा था जैसा कि रूई और नेल कर सकते थे।
और इस तरह प्रारंभिक प्रतियोगिता में सबसे अधिक प्रत्याशित मुकाबलों में से एक को अब तक का सबसे निराशाजनक अंत प्राप्त हुआ। समय समाप्ति के कारण मैच ड्रॉ। सुपरवाइजर ने हाथ हिलाकर मैच समाप्त कर दिया। दोनों पक्ष समय पर कोई सार्थक प्रगति करने में असमर्थ रहे। टस्क, नेल ने चिढ़कर कहा, तुम वाकई बहुत मुश्किल से गायब होते हो, गायब हो जाओ लड़के। इतना जोर से नहीं जितना तुम काटते हो, मार्शल मैनियाक, केन ने बड़बड़ाते हुए कहा। धन्यवाद, नेल ने गर्व से अपना सिर उठाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। यह कोई तारीफ नहीं थी, केन ने शिकायत की। अच्छा, मेरा था, नेल ने गंभीरता से उत्तर दिया। केन सही है, चलो फिर से लड़ते हैं। मैं ठीक हूं, केन ने मुड़कर रूई की ओर चलते हुए कहा। बहुत बढ़िया लड़ाई, रूई ने उसे एक उपचार और कायाकल्प औषधि दी। धन्यवाद, केन ने तुरंत उन्हें खा लिया, राहत की सांस लेते हुए जैसे ही उसकी उंगली ठीक हुई। वह बहुत कठोर था। तुमने उसकी सजगता को कम करके आंका, सच कहूं तो वे तुम्हारी सजगता जितनी ही अच्छी हैं। केन ने नेल की ओर देखते हुए ठहाका लगाया। तुम्हें अपनी आक्रामकता बढ़ानी चाहिए। बाद में, केन ने हाथ हिलाया। इसके साथ ही रूई रैंक 1 पर अकेला रह गया। केन ने उसकी लगातार जीत का सिलसिला तोड़ दिया था। वह अपने साथी मार्शल अप्रेंटिस दावेदारों की जलती हुई निगाहों को महसूस कर सकता था। यह ऐसा परिणाम था जिससे उसे खुश होना चाहिए था, लेकिन वह चिंतित था। न तो हैवर और न ही केन नेल के खिलाफ ड्रॉ से बेहतर प्रदर्शन कर पाए। यही बात केन के लिए भी कही जा सकती है, शायद उससे भी ज्यादा, क्योंकि उन्हें नहीं लगता था कि केन के खिलाफ हैवर के पास कोई मौका है। ये दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े खतरे के रूप में एक दूसरे का सामना करने के बाद भी स्पष्ट रूप से अपराजित थे। इस समय रूई को जीत का भरोसा नहीं था। वैसे भी, कल और परसों सब कुछ खत्म हो जाएगा। अपना रुख अपनाओ, पर्यवेक्षक ने निर्देश दिया। हैवर और केन दोनों ने अपना सामान्य रुख अपनाया। शुरू करो, सुपरवाइजर ने लड़ाई शुरू कर दी। हैवर तुरंत छलांग लगाकर रिंग के कोने तक पहुंच गया। ये वही रणनीति थी जो फे ने इस्तेमाल की थी। जब उसने इसे आजमाया तो ये बुरी तरह विफल हो गई थी। हालांकि रूई को संदेह था कि हैवर अलग था। एक बात यह है कि हैवर एक जवाबी हमले का विशेषज्ञ था। वह अदृश्य प्रभावों को फे की तुलना में अधिक बेहतर ढंग से संभाल सकता था, क्योंकि उसकी मांसपेशियों की स्मृति अधिक तेज थी। बेशक, इसका मतलब यह नहीं था कि वह केन का पूरी तरह से मुकाबला कर सकते थे, लेकिन ये रिंग के बीच में खड़े होने से बेहतर था। फिर भी, रूई को हैवर की संभावनाओं पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं था। केन के साथ उसकी अनुकूलता बहुत खराब थी। वास्तव में, सबसे खराब में से एक। क्योंकि उनकी कुशलता पूरी तरह से उल्का स्विंग तकनीक से आती थी, इसलिए जो भी चीज इस तकनीक को दरकिनार करने की धमकी देती थी, वह उनके लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाती थी। जो कि बिल्कुल वही है जो वॉर्ड सटेप तकनीक ने किया। हालांकि, हैवर के पास स्ट्राइक के बाद स्ट्राइक के लिए कुछ मांसपेशी मेमोरी काउंटरमेश होने की संभावना थी, इसलिए उसके पास केन को रिंग से बाहर फेंकने की थोड़ी बहुत उम्मीद थी, जब तक कि वह स्ट्राइक के बाद केन को पकड़ने में कामयाब रहा। जब तक वह चतुराई से लड़ता, जो वह करने में सक्षम था, वह ड्रॉ निकालने में सक्षम हो सकता था। हालांकि, यह अभी भी सबसे बड़ा कारण नहीं था कि रूई अपने अवसरों के बारे में अधिक नहीं सोच रहा था। रिंग में केन स्थिर था। पहली बार उसने तुरंत शून्य कदम तकनीक को सक्रिय नहीं किया था। यह थोड़ा जोखिम भरा था, और वह हैवर की मांसपेशियों की याददाश्त को मौका नहीं देना चाहता था। इसके बजाय, उन्होंने अपना दाहिना पैर पीछे रखा और अपने हाथ सामने जमीन पर रखे। ऐसा करते हुए उन्होंने धावक की शुरुआती मुद्रा जैसी मुद्रा अपनाई। रूई उत्साहित होकर मुस्कुराया। वह कुछ ऐसा देखने जा रहा था जो उसने शायद ही कभी देखा हो। गॉडस्पीड तकनीक। मांसपेशियों में ऊर्जा के निर्माण के माध्यम से, गॉडस्पीड तकनीक ने मार्शल अप्रेंटिस को मार्शल स्क्वायर के बराबर गति प्राप्त करने की अनुमति दी। यह एक ऐसी तकनीक थी जिसने केन को क्षण भर के लिए उच्चतर क्षेत्र में चढ़ने की अनुमति दी। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि इसके लिए एक कमजोर शुरुआती स्थिति की आवश्यकता थी, जिससे केन उन हमलों के लिए खुला रह जाता था, जिनके बारे में वह तकनीक को सक्रिय करने से पहले उस स्थिति में कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन एक बार जब ये ध्यान में रखा गया, तो लगभग कोई भी मार्शल अप्रेंटिस संभवतः उस तकनीक को संभाल नहीं सकता था। कमजोरी ये थी कि तकनीक केवल ग्रेड 10 की क्षमता पर थी। अगर केन बिना किसी चेतावनी के किसी भी समय गति के मार्शल स्क्वायर तक पहुंच सकता था, तो ग्रेड 10 बहुत कम होगा। स्क्वायर काइरी के खिलाफ, रूई ने इस कमी को कम करने में कामयाबी हासिल की थी। ये तकनीक इतनी शक्तिशाली थी कि स्क्वायर काइरी को भी कुछ समय के लिए रुकना पड़ा और स्क्वायर स्तर की जवाबी आक्रामक तकनीक का इस्तेमाल करके उन दोनों को हराना पड़ा। हैवर के लिए, रूई ने अपना सिर हिलाया। जब तक कोई चमत्कार न हो जाए, परिणाम लगभग पहले से ही तय था। अचानक, दबाव बढ़ गया। हर कोई हैरान रह गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यहां तक कि हैवर भी दंग रह गया। रूई और नेल दोनों बस मुस्कुराए। केन को इस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए देखे हुए 1 साल से ज्यादा हो गया था। प्रिमोडियल इंस्टिंक्ट उसके सिर में जोरदार आपातकालीन ध्वनि अलार्म बजा रहा था। केन ने अपनी आंखें खोलीं और समय धीमा हो गया,
यहाँ तक कि मार्शल प्रशिक्षुओं के लिए ये सामान्य से भी अधिक धीमा हो गया। उन्होंने स्वयं को प्रक्षेपित किया। जिस तीव्र गति से उन्होंने ऐसा किया, उससे ध्वनि की गति की बाधा टूट गई। धमाका, वह गायब हो गया, और जहां वह खड़ा था वहां एक आघात तरंग छोड़ गया। धमाका, केन रिंग के कोने पर रुक गया। हैवर को जब उड़ाया गया तो वह उछलकर दूसरी ओर जा गिरा और कई लोगों को टक्कर मारते हुए नीचे गिर गया। लड़ाई खत्म हो गई थी। यह एक पल में खत्म हो गई थी। हर कोई सदमे में था। वे अविश्वास से धीरे धीरे रूई की ओर मुड़े। अरे, उसने कहा, शानदार मुकाबला। रूई ने मुस्कुराते हुए कहा, वॉर्ड सटेप की जगह गॉड स्पीड का इस्तेमाल करना अच्छा विचार है। धन्यवाद, केन ने कहा, आपकी लड़ाई जल्द ही तय है न? नवंबर LBJNN। रूई ने नेल की ओर देखते हुए सिर हिलाया। उसके पास केवल 2 प्रतिद्वंद्वी बचे थे, नेल और केन। ये उसकी 2 सबसे बड़ी बाधाएं थीं। अगर वह इन्हें जीत लेता, तो वह प्रारंभिक प्रतियोगिता जीत जाता और प्रतिनिधि के रूप में चुना जाता। हालांकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड केन और नेल से थोड़ा बेहतर था, लेकिन यह उन दोनों में से किसी के खिलाफ हार की भरपाई करने के लिए पर्याप्त नहीं था। शुक्र है कि कम से कम वह अपनी सर्वश्रेष्ठ तैयारी करने में सक्षम था। उसके हाथ में बहुत सारा डेटा आ गया था। अगर यह काम नहीं करता है, तो मैं ये जानकर आराम कर सकता हूं कि मैंने इसमें अपना सब कुछ लगा दिया। उन्होंने सोचा। हालांकि उनका यह इरादा नहीं था कि वे इसे काम न करने दें। रूई को बुलाए जाने से पहले उन्होंने थोड़ी देर तक मजाक किया। प्रशिक्षु रूई क्वारिया, आपकी निर्धारित लड़ाई जल्द ही शुरू होने वाली है। स्टाफ सदस्य ने सूचित किया। कृपया निर्धारित रिंग पर प्रतीक्षा करें। जरूर, रूई ने सिर हिलाया। ठीक है, अलविदा, शुभकामनाएं। केन ने उसे शुभकामनाएं दी। जल्द ही मैच का समय आ गया। रूई को इसका लंबे समय से इंतजार था। नेल एक जंगली मुस्कान और एक क्रूर आभा के साथ रिंग में खड़ी हुई, रूई को घूरते हुए। तुम मजबूत हो, वह मुस्कुराया। मैं भी मजबूत हूं। ये बहुत बढ़िया होने वाला है। रूई मुस्कुराया। वह इससे अधिक सहमत नहीं हो सकता था। अरे, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूं? रूई ने बीच में कहा। उसने अपना सिर झुकाया। इस पूरी प्रतियोगिता में आपने एक भी प्रशिक्षु स्तर की तकनीक का उपयोग नहीं किया। समझ में आता है, क्योंकि आपको अपना मार्शल पद खोजे हुए सिर्फ 2 महीने हुए हैं। उसने कुछ देर रुककर कहा, फिर आगे बोला। लेकिन भले ही आपके पास कोई प्रशिक्षु स्तर की तकनीक न हो, आप अन्वेषण चरण की तकनीकों का उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में रूई को काफी समय से जिज्ञासा थी। नेल ने स्पष्ट रूप से प्रशिक्षु क्षेत्र में प्रवेश किया, जिसका मतलब था कि वह निस्संदेह अन्वेषण चरण से गुजर चुका था। वह अन्वेषण चरण की किसी भी तकनीक का उपयोग क्यों नहीं कर रहा था? यद्यपि ये तकनीकें अप्रेंटिस स्तर की तकनीकों जितनी अच्छी नहीं थीं, फिर भी वे बिना तकनीकों के लड़ने से बेहतर थीं। रूई को याद आया कि जब तक उन्होंने अपनी पहली कुछ प्रशिक्षु स्तरीय तकनीकों में महारत हासिल नहीं कर ली थी, तब तक उन्होंने अन्वेषण स्तर की तकनीकों का भी इस्तेमाल किया था। उसने बड़ी जिज्ञासा से नेल की ओर देखा। नेल ने अपना सिर खुजलाया। फिर उसने रूई की नज़र से नज़र मिलाई और पूरी तरह से गंभीर आवाज में कहा, मैंने उनके बिना ही अपना मार्शल पद खोज लिया। ने उसे घूर कर देखा। नेल ने उसकी ओर घूर कर देखा। तुम, क्या NOWELL-BE-IN.COM उनके बिना ही तोड़ दिया? नहीं, निश्चित रूप से नहीं। रूई ने अविश्वसनीय भ्रम के साथ अपना सिर झुकाया। एक भी तकनीक सीखे बिना मार्शल अप्रेंटिस में प्रवेश पा लिया। ये कैसी बकवास थी? रूई को ये भी समझ नहीं आ रहा था कि इस पर क्या जवाब दे। उसे तो ये भी यकीन नहीं था कि वह उस पर विश्वास करेगा। क्या वह रूई से झूठ बोल रहा था ताकि वह अपनी सुरक्षा कम कर सके, ताकि वह बाद में उनका खुलासा कर सके? उसके गंभीर, अनजान भाव को देखकर रूई ने अपना सिर हिलाया। यह आदमी गंभीर था। लेकिन क्या ये और भी अधिक बेतुका नहीं था? आपका मार्शल पद क्या है? अपना रुख अपनाओ। सुपरवाइजर आ गया था, और उसने जल्दी से उन्हें तैयार रहने को कहा। नेल ने हंसते हुए कहा और झुक गया, तथा अपनी बाहें स्वतंत्र रूप से लटकने दी। मेरा मार्शल पद केवल अपने शरीर का उपयोग करके सभी को परास्त करना है। उन्होंने घोषणा की। उनका आभामंडल हर सेकंड में अधिक क्रूर होता जा रहा था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये शब्द सुनकर रूई की आंखें खुली की खुली रह गईं। पहली बार ही वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिला था जिसका मार्शल पद उससे भी अधिक अस्पष्ट था। अपना रुख अपनाओ, सुपरवाइजर ने रूई से जोर देकर कहा। मैं समझ गई। रूई ने उसे अनदेखा कर दिया और असीम आकर्षण और उत्साह के साथ सीधे नेल को देखती रही। वह तो इंतजार ही नहीं कर सकता था। उद्धरण चिन्ह ... मेरा मार्शल पद अकेले अपने शून्य के साथ सभी को हरा देना है। रूई ने एक तटस्थ ऑलराउंडर रुख अपनाया, अपने वजन को पूरी तरह से विभाजित किया, तथा अपने हाथों और पैरों को आक्रमण, रक्षा और पैंतरेबाजी के लिए समान रूप से अनुकूल स्थिति में रखा। उसने सांस छोड़ी। उसका दिमाग खाली हो गया। वहां कुछ भी नहीं था।
और धीरे धीरे उन्होंने ध्यान केंद्रित किया। विशाल मानसिक ऊर्जा को एकत्रित करके उसका मन 2 जन्मों में खिल गया था। उन्होंने ध्यान केंद्रित किया, अपने शरीर की सारी शारीरिक ऊर्जा को एकत्रित करना। नेल वजन के बावजूद आश्चर्य से मुस्कुराए। रूई के ध्यान के कारण उसे बहुत ज्यादा दबाव महसूस हुआ। हर सेकंड ये दबाव बढ़ता गया और एक असीम खाई से उस पर बरसता गया। ये लगभग दम घुटने जैसा था। वह कितना शक्तिशाली था, नेल जानना चाहती थी। चलो देखते हैं किसका मार्शल पथ अधिक शक्तिशाली है। शून्य बालक। वह मुस्कुराया जब एक शीर्ष शिकारी का क्रूर भार उसके शरीर की प्रत्येक कोशिका से बाहर निकल रहा था। दोनों लड़कों द्वारा उत्पन्न मानसिक दबाव का तूफान हर देखने वाले पर भारी पड़ गया। फिर भी कोई भी अपनी नजरें नहीं हटा सकता था। एक भी व्यक्ति अपनी आंखें नहीं हटा सका। शुरू। पर्यवेक्षक ने मैच शुरू किया। रंबल। जिस ताकत के साथ नेल ने खुद को आगे बढ़ाया था उससे पूरे रिंग में कंपन पैदा हो गया। रिया। वह गुर्राया और एक जंगली घास का हथौड़ा चलाया। हूश। शक्तिशाली झटका खाली हवा से टकराकर एक छिलपूर्ण झटके में बदल गया। धमाका। रूई ने बगल से उसकी पसलियों पर एक शक्तिशाली किक मारी, लेकिन नेल ने उसे रोक दिया तथा वार को दूर धकेल दिया। पाव पाव पाव। उसने कई तेज झटके मारे। रूई ने पीछे की ओर छलांग लगाई। उसने शांतिपूर्वक डाइवर्जेंस, इलास्टिक शिफ्ट और अक्यूट एज के साथ हमलों को कम किया। नेल चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह 2 मध्यम श्रेणी की रक्षात्मक तकनीकों के साथ साथ एक उच्च श्रेणी की रक्षात्मक तकनीक के संयोजन को केवल साधारण जैब से पार नहीं कर सकता था। वह मुस्कुराया, तो क्या हुआ अगर साधारण टीके काम नहीं आए? नेल इससे भी अधिक सक्षम थी। हूश। वह चौंकाने वाली विस्फोटक गति से आगे बढ़ा और एक उड़ती हुई किक मारी। बैम। रूई ने मुंह बनाया क्योंकि उसकी रक्षात्मक तकनीकों के बावजूद उसकी बांह पर स्पष्ट चोट लग गई थी। उसे लंबे समय से इसकी आशंका थी, लेकिन अब जाकर उसे इस बात की पुष्टि हुई कि वह नेल के अधिक तीव्र हमलों का सामना नहीं कर सकता। उसने एक और जोरदार हमला किया, लेकिन रूई इस बार ऐसा करने की कोशिश नहीं करने वाली थी। हूश। रूई ने छल से उसे आसानी से टाल दिया। उसने संतुलित दिशा और समानांतर चाल का इस्तेमाल करके उसके चारों ओर चक्कर लगाया। बम बम बम। उसने हमलों की झड़ी लगा दी। प्रत्येक प्रहार को बाह्य अभिसरण और प्राणिक दबाव से शक्ति प्राप्त थी। फिर भी ये पर्याप्त नहीं था। ये नेल के गाज से टकराया। उसकी सजगता इतनी तेज थी कि रूई को महत्वपूर्ण जगह पर साफ वार करने का मौका नहीं मिला, और जब बचाव किया गया तो उसका बचाव बहुत मजबूत था। टस्क। रूई पीछे हट गई। जैसा कि अपेक्षित था, साधारण हमले काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने पुष्टि की। हूश। उन्होंने प्राइमोडियल इंस्टिंक्ट की मदद से एक किक को साफ तौर पर टाल दिया और पीछे हटकर उनके बीच कुछ दूरी बना ली। या ऐसा सभी ने सोचा। फिर भी जब नेल ने उस पर मुक्का मारा तो रूई ने भी तुरंत जवाबी हमला किया। धमाका। उनके टकराव से पृथ्वी हिल गई। हर कोई इस अद्भुत शक्ति प्रदर्शन को देखकर दंग रह गया। नेल ने अपना सबसे अधिक भार वाला हमला किया था, जबकि रूई ने संतुलित दिशा और समानांतर चाल के साथ अपनी गति को अधिकतम तक बढ़ा दिया था और आउटर कन्वर्जेंस और वाइटल प्रेशर के साथ एक फ्लोइंग कैनन हमला शुरू किया था। फिर भी नेल की मुट्ठी पीछे नहीं हटी थी। उन्होंने अपनी विशाल काया के साथ 5 प्रशिक्षु स्तर की तकनीकों की शक्ति का मिलान किया। लड़कों में भयंकर लड़ाई हुई। मुंह बदले गए, लातें चकमा दी गईं, हमले सहे गए और सुरक्षा घेरेबंदी कर ली गई। रूई को पता था कि उसका औसत आक्रमण, बचाव और गति नेल से कम थी। एक सम्मिलित लड़ाई उसके पक्ष में नहीं थी। उन्होंने फैंटम सटेप और प्रिमोडियल इंस्टिंक्ट के साथ चीजों को बदल दिया। इससे उसे अपनी गति की तुलना में अधिक हमलों से बचने में मदद मिली, तथा उसे अपनी गति की तुलना में अधिक हमले करने में मदद मिली। किंतु इसके बावजूद ये पर्याप्त नहीं था। धीरे से, क्रमशः, नहीं, शायद इंच दर इंच, नेल को लाभ मिला। हा, वह खुशी से ठहाका लगाकर हंसा। क्या ये सबसे अच्छा काम है जो तुम्हारा शून्य कर सकता है? धमाका। नेल की सांस रुक गई, उसका दम घुटने लगा क्योंकि एक शक्तिशाली प्रहार उसके गले पर पड़ा। वह एक क्षण के लिए भी सांस नहीं ले सका। धमाका। वह बड़ी मुश्किल से अपना बचाव कर पाया, क्योंकि खतरे की तीव्र आशंका के कारण उसे काफी दूर छलांग लगानी पड़ी। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। झाड़। स्टिंगर को अपना निशाना मिल गया। हालांकि रूई ने अभी भी नेल की प्रवृत्ति को कम करके आंका था। वह सही समय पर इससे बचने में कामयाब रहा, स्टिंगर को घातक होने से रोका और इसे सती मांस के घाव में बदल दिया। ओह, रूई ने निराश होकर आह भरी। बहुत करीब। उसने एक बार फिर तुरंत अपना रुख अपनाया। कोई बात नहीं। उसकी अविचल एकाग्रता नेल पर केंद्रित थी। उसकी काली आंखें चौड़ी हो गईं। वे बिल्कुल काले थे, मानो उन्होंने इस संसार से प्रकाश ही चूस लिया हो। उनमें कोई भी व्यक्ति केवल अनंत अंधकार ही देख सकता था। उन्होंने शून्यता देखी, और शून्य, और वे कांप उठे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। इस बार मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, रूई फुसफुसाया। हूश। वह काम खत्म करने के लिए तेजी से भाग गया। बैम।
उस पर एक शक्तिशाली प्रभाव पड़ा। रूई ने मुंह बनाते हुए पीछे छलांग लगाए। तुमने क्या कहा था? नेल ने अपनी सिर झुकाकर बड़ी बड़ी जंगली आंखें फैलाईं। अगली बार मुझे बुलाओगे? उसके शरीर से एक भयंकर लहर फूट पड़ी। मैं यही हूं। एक क्षण के लिए उनकी आंखें टकरा गईं। और उसके ठीक अगले दिन सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। धमाका। रूई के फ्लोइंग कैनन के नेल के भारयुक्त हेमेका से टकराने पर जमीन हिल उठी। बैम। ब्लिंक और फैंटम सटेप के संयोजन से रूई को मुश्किल से तेज जैब लगाने का मौका मिला। दोनों ने हमलों की झड़ी लगा दी। नेल से आगे निकलने के लिए रूई ने अपनी लगभग सभी तकनीकों का दुरुपयोग किया। क्रूरता बढ़ती गई। वे एक दूसरे पर भड़क उठे। नेल की इंद्रियां और संवेदनाएं इतनी तेज थीं कि ब्लिंक और फैंटम सटेप के कॉम्बो जो आमतौर पर लगभग किसी के भी खिलाफ गेम एंडर होते थे, वे डिफेंस बाईपासर में बदल गए। लेकिन नेल एक हद तक उससे भी निपटने में सक्षम था। ब्लिंक केवल आंशिक रूप से प्रभावी था क्योंकि वह अकेले अपनी अन्य इंद्रियों के माध्यम से लड़ने में सक्षम था, हालांकि उतना अच्छा नहीं था, और उसका दिमाग अभी भी दृष्टि पर सबसे अधिक निर्भर था। फैंटम सटेप ने रूई को और भी अधिक भ्रमित करने का मौका दिया, जिससे रूई को झटके देने का मौका मिला। समस्या ये थी कि किक लगाना बहुत कठिन था क्योंकि उन्हें जैब की तुलना में पहचानना आसान था, और वे जैब की तुलना में धीमे थे। यही कारण है कि रूई को स्टिंगर लगाने में परेशानी हुई। ये काफी समस्याग्रस्त था क्योंकि ब्लिंक और फैंटम सटेप की मदद से स्टिंगर का संयोजन आसानी से रूई का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड हमला था। लेकिन नेल के खिलाफ ये ट्रम्प कार्ड लड़ाई को समाप्त करने में असमर्थ था। ये तकनीक संयोजन नेल के अनुकूल नहीं था। रूई को देर से ही सही इसका एहसास हो गया था। फिर भी रूई के पास एक आखिरी चाल थी जिसका उसने अभी तक इस्तेमाल नहीं किया था। धमाका। नेल के शरीर पर एक शक्तिशाली प्रहार हुआ, जिससे वह दूर जा गिरा। उसने आश्चर्य से रूई की ओर देखा। अब तक रूई केवल अपने चालाकी भरे हमलों से ही हमला करने में सफल हो पाया था। लेकिन इस बार रूई ने सीधे तौर पर एक साफ वार किया। क्या बदल गया था? कुछ बदल गया था। उसे रूई से खतरे का हल्का सा संकेत महसूस हुआ। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। इसमें मुझे थोड़ा समय लगा। रूई ने सांस छोड़ते हुए कहा। लेकिन ये तैयार है। रूई का रुख बदल गया। वह तटस्थ रुख से आक्रामक और पैंतरेबाजी वाले रुख में बदल गया। उसने अपने पैरों को अपने गुरुत्वाकर्षण के केंद्र के करीब लाया और अपनी बाहों को इस तरह से रखा कि वह आसानी से हमला कर सके। ये समय था। हूश। रूई ने नेल पर छलांग लगाई और एक शक्तिशाली बहती तोप छोड़ी। धमाका। नेल ने बचाव के लिए अपने पूरे शरीर का उपयोग किया और उसके बाद रूई पर भारी हथियारों से हमला बोल दिया। हूश। रूई ने उन सभी को चकमा दे दिया। पाव। उन्होंने नेल के पेट पर एक जोरदार प्रहार किया, तथा एक बार फिर बिना किसी छल कपट का प्रयोग किए, उस पर सफाई से प्रहार किया। रिया। नेल ने रूई पर एक अविश्वसनीय रूप से तेज किक मारी। हूश। यह एक छलपूर्ण दुर्घटना थी, जिससे उसे बहुत निराशा हुई। पाव पाव पाव। रूई ने आश्चर्यजनक रूप से सोलर प्लेक्सस पर 3 साफ जैब लगाने में सफलता प्राप्त की। हूश। पाव। नेल के एक प्रहार को चकमा देते हुए नाक पर प्रहार। हूश। बैम। एक आक्रमण से बचने के बाद एक निम्न किक मारी गई। जब ये सब चल रहा था तो दर्शकों को कुछ एहसास हुआ। युद्ध का रुख बदल रहा था। रूई शुरू में हार की स्थिति में था। वह मुश्किल से ही झटकों से निपट पा रहा था, लेकिन अब वह जितने हमले झेल रहा था उससे अधिक हमले कर रहा था। ये शुरू हो गया है। केन मुस्कुराया। क्या हुआ? फे ने पूछा। उसकी अनुकूली विकास वाली बात। क्या वह शुरू से ऐसा नहीं करता? उन्होंने कहा कि ऑलराउंडरों के खिलाफ खेलना ज्यादा मुश्किल है। केन ने कंधे उचकाए। शायद इसीलिए। ये सच था। ऑलराउंडरों में कोई स्पष्ट कमजोरी या कमी नहीं थी, हालांकि उनके पास स्पष्ट ताकत भी नहीं थी। इससे वॉइड एल्गोरिदम के लिए अनुकूलन करना कठिन हो गया। हालांकि इस युद्ध में एक और बात अद्वितीय थी। वॉइड एल्गोरिदम की सबसे बड़ी कमियों में से एक ये थी कि यह सुपर मार्शल आर्ट तकनीकों को संभालने में कम सक्षम था जो सर्वव्यापी थीं। यही कारण है कि रूई मूल वॉइड एल्गोरिदम के कई पहलुओं का उपयोग करने में असमर्थ था और कई गया पर अप्रचलित थे। तथापि क्या होगा यदि उसका प्रतिद्वंद्वी कोई तकनीक नहीं अपना रहा हो? क्या होगा यदि वॉइड एल्गोरिदम के कम प्रभावी होने का एक मुख्य कारण समाप्त हो जाए? जवाब स्पष्ट था। बम बम बम। रूई ने नेल के चेहरे पर एक शक्तिशाली कॉम्बो आसानी से लगाया। रूई खुशी से मुस्कुराया। बहुत लंबे समय के बाद पहली बार वह किसी लड़ाई में वॉइड एल्गोरिदम के एक महत्वपूर्ण हिस्से का इस्तेमाल करने में सक्षम था। हूश। बम बम बम। मार्शल आर्टिस्टों के बीच वास्तव में एक विकृत राक्षस होने के बावजूद, उनकी मौलिक लड़ाई संरचना उस चीज के सबसे करीब थी जिसके लिए मूल रूप से वॉइड एल्गोरिदम बनाया गया था। वूश। धमाका। नेल ने 1 मिनट से ज्यादा समय में एक भी वार नहीं किया था। वह अभी भी संघर्ष कर रहा था। इसका एकमात्र कारण यह था कि फ्लोइंग कैनन के अलावा रूई के किसी भी मुक्के या किक नेल को ज्यादा चोट नहीं पहुंचा रहे थे। उसका शरीर वाकई असाधारण था। जब रूई ने उसके गले और अन्य कमजोर जगहों पर वार किया, तभी वह अपने सामान्य वार से नेल को नुकसान पहुंचा पाया।
दर्शकों को ऐसा लग रहा था कि रूई हावी हो रहा है, लेकिन रूई जानता था कि ऐसा नहीं था। केन के विपरीत, रूई शांतिपूर्वक घूम फिरकर अपनी सहनशक्ति को बचा नहीं सकता था। नेल के खिलाफ लड़ने के लिए उसे अपनी ऊर्जा को पूरी सीमा तक बढ़ाना था। अंततः, नेल को हराने से पहले ही वह थक गया। वह केवल स्टिंगर के माध्यम से ही गंभीर क्षति पहुंचा सकता था, लेकिन वह पहले ही इसका प्रयास कर चुका था। नेल की प्राकृतिक खतरे की भावना और सहज ज्ञान आदिम वृत्ति के बराबर ही था और उसकी इंद्रियां केन की शून्य कदम तकनीक के पर्दे को भेदने में सक्षम थी, भले ही बहुत कम ही क्यों न हो। स्टिंगर को उतारना आसान नहीं था, खासकर जब नेल को इसके बारे में पता था। लेकिन जीतने का कोई और रास्ता नहीं था। पाव, रूई की मुट्ठी उसके पेट पर लगी, लेकिन नेल मुश्किल से ही बच पाए। कमजोर, वह एक और शक्तिशाली हथौड़ा चलाते हुए चिल्लाया। हूश, रूई ने शांतिपूर्वक उसे टाल दिया। उसे शीघ्र ही निर्णय लेना था, इस बिंदु से उसकी शक्ति और गति धीरे धीरे कम होने लगेगी। हेलिकल ब्रीदिंग सर्वशक्तिमान से बहुत दूर थी। रूई को यकीन नहीं था कि वह इस बारे में क्या करेगा, लेकिन उसकी जीत की सबसे संभावित शर्त एक घातक स्टिंगर होगी। दूसरी सबसे अच्छी जीत की शर्त रिंग आउट थी। रूई की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि तीसरा विचार उसके दिमाग में आया। वह मुस्कुराया, क्यों नहीं? अचानक, उसने नेल पर स्टिंगर दाग दिया। ये चूक गया, नेल ने इस तकनीक को साफ साफ टाल दिया। वह इसके प्रति बहुत सतर्क था। वूश वूश वूश, सभी को आश्चर्य हुआ जब रूई ने नेल को असफल स्टिंगर प्रयासों के साथ स्पैम करना शुरू कर दिया। वह क्या सोच रहा था? कोई उलझन में था। रूई इतनी बेबाकी से स्टिंगर्स क्यों लॉन्च कर रही थी? इसके अलावा, जब वे सभी बार बार उतरने में असफल रहे तो वह उन्हें क्यों प्रक्षेपित कर रहा था? नेल भी उनमें से प्रत्येक से बचने पर अविश्वसनीय रूप से केंद्रित थी। वह हर बार रूई के पैर की अंगुली को घूरता था, जब भी हमले का हल्का सा भी संकेत मिलता था। उसका पूरा ध्यान स्टिंगर से बचने के लिए समर्पित था। ये रूई का सबसे घातक हमला था। जब तक इसे टाला जा सकता था, नेल को पूरा भरोसा था कि वह लंबे समय में बच जाएगा। वूश वूश वूश, नेल ने तेजी से हुए हमलों को आसानी से टाल दिया। पाव पाव, यहां तक कि वह कुछ हमलों से बचते हुए उन्हें रोकने में भी सफल रहे। फिर भी रूई नहीं रुकी। हर एक व्यक्ति यह महसूस कर सकता था कि स्टिंगर को जमीन पर उतारना बहुत कठिन था। वह निश्चित रूप से सब कुछ इसी तकनीक पर दांव लगा रहा है। फे ने सोचा। केन ने भौहें सिकोड़ी। उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। रूई को पता होना चाहिए था कि जब नेल का पूरा ध्यान उस पर था, तो उस पर घातक स्टिंगर लगाना असंभव था। नेल बहुत तेज था और उसकी सजगता, इंद्रियां और सहज ज्ञान अविश्वसनीय रूप से तेज थे। इसके अलावा, स्टिंगर स्पीड जैब की तरह कोई विशेष तेज हमला नहीं था। एक चतुर चालबाज के रूप में, केन को यह एहसास हो गया था कि तकनीक के सफलतापूर्वक उतरने की संभावना कम थी। यहां तक कि जब रूई ने पहली बार उसकी ब्लिंक तकनीक को उजागर करके उसे बहुत ही चौंका दिया, तब भी वह केवल सतही घाव पाने में कामयाब रहा था। तब से ब्लिंक की प्रभावशीलता ट्रम्प कार्ड के रूप में कम हो गई थी जब से नेल को इसके बारे में पता चला। केन को समझ नहीं आया कि रूई यहां क्या करने की कोशिश कर रही थी। बैम, नेल ने स्टिंगर से बचते हुए अपना वार किया, तथा रूई के पैर के अंगूठे का भी ध्यान रखा। पाव, अल्पविराम डॉट, पाव पाव पाव, नेल के प्रहारों से लड़खड़ाते हुए रूई के और अधिक स्थान छोड़ने पर सभी भौहें सिकोड़ रहे थे। वह पहले हमलों से बचने के लिए फैंटम सटेप और ब्लिंक का उपयोग कर रहा था, लेकिन किसी कारण से वह नेल के हमलों को आसानी से झेल रहा था, जिसके परिणामस्वरूप उसे पीछे धकेल दिया गया। हा, नेल ने ठहाका लगाया और रूई के स्टिंगर को तेजी से देखते हुए उसे टाल दिया। मैं तुम्हें उड़ाकर बाहर भेज दूंगा। धमाका, वह रूई को दूर भेजने में सफल रहा। रिंग के किनारे से 1 मीटर दूर, रूई के चेहरे पर हताशा की झलक दिखी। लेकिन नेल आ चुका था, रूई उस पर उग्रता से टूट पड़ा। वातावरण सिकुड़ गया। दोनों लड़कों की एकाग्रता के कारण हवा में दबाव बढ़ गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये चरमोत्कर्ष था। रूई ने आखिरी बार ब्लिंक और फैंटम सटेप के साथ स्टिंगर लॉन्च किया। उन्होंने गति और शक्ति का भरपूर उपयोग किया। हर मांसपेशी, हर कोशिका, वे दहाड़ते हुए आगे बढ़े। जीत की ओर आगे बढ़ना। और अभी तक, अल्पविराम, नेल मुस्कुराए। वह पागलों की तरह मुस्कुराया। वह मुस्कुराया, उसका शरीर झुका हुआ था क्योंकि उसने स्टिंगर को उसके पास से उड़ते हुए देखा था। बंद करना, फिर भी, बहुत दूर। ये व्यर्थ था, हमला विफल हो गया था। नेल ने बाल उसे चकमा दिया, क्योंकि उसने अपना पूरा ध्यान उससे बचने पर केंद्रित कर रखा था। ब्लिंक और फैंटम सटेप की शक्तिशाली शक्ति भी नेल तक नहीं पहुंच सकी। खत्म हो गया। रूई किनारे पर एक पैर पर खड़ा था जबकि नेल उस पर बहुत तेज गति से हमला कर रहा था। रिंग आउट लगभग अपरिहार्य था। निराशा तो अपरिहार्य थी। धमाका, विस्मयादिबोधक चिन्ह। एक शक्तिशाली फ्लोइंग कैनन का प्रहार दूर बाईं ओर से नेल के जबड़े पर स्पष्ट रूप से गिरा, जिससे उसका सिर बुरी तरह हिल गया।
वह चौंक कर पीछे हट गया। ये कहाँ से आया था? सब लोग हैरान थे। हमला कहाँ से हुआ? जवाब सरल था, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये रूई से आया था। यह एक सरल फ्लोइंग कैनन हमला था। नेल इसे देख पाने में असफल रही। हमला उसकी चेतना से परे हुआ और बाईं ओर से उसके जबड़े पर लगा। लेकिन क्यों? नेल इतने स्पष्ट हमले को क्यों नहीं समझ पाया? किसी को पता नहीं था। कोई भी हिला नहीं। उन्होंने केवल गवाही दी। इस हमले ने उसके दिमाग को हिलाकर रख दिया। नेल टिकाऊ था, लेकिन वह भी बिना किसी सुरक्षा और तैयारी के अपने जबड़े में घुसने वाली 5 प्रशिक्षु स्तर की तकनीकों की शक्ति का पूरी तरह से सामना नहीं कर सका। और अभी तक वह खड़ा था। NO12BN.C ओम। उसका दिमाग हिल गया। फिर भी वह खड़ा रहा। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। और फिर भी वह खड़ा रहा। वह इतनी आसानी से नीचे नहीं जाएगा। वह जीतेगा। और अभी तक जैसे ही वह आगे बढ़ा, प्यू, अल्पविराम, ड्रिप ड्रिप, नेल ने बड़बड़ाया। उसकी गर्दन से खून निकलने के साथ ही तेज दर्द उठा। डंक एक बार फिर हवा में उछलकर उसकी गर्दन में जा लगा। उनकी अस्त व्यस्त स्थिति में अंततः पुल टूट गया। स्टिंगर नेल तक पहुंच गया। रूई, नेल तक पहुंच गया। ये खत्म हो गया। रूई फुसफुसाया। टकराना। जबड़े पर तीसरा असुरक्षित प्रहार। दिमाग का मतलब टैंक नहीं होता। पता चला कि यह बात नेल पर भी लागू होती है। 100% निःशुल्क स्टॉक विश्लेषण और शेयर मूल्य पूर्वानुमान। AI ट्रेडिंग सहायक, आपकी उंगलियों पर सटीक स्टॉक विश्लेषण। गिरना। तीव्र आघात के कारण उसका मस्तिष्क बंद हो गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। वह नीचे था, अविचल, और वह वैसे ही रहा। विजेता, प्रशिक्षु रूई क्वार्य। पर्यवेक्षक ने घोषणा की। रूई थककर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसने नेल की ओर देखा। उसकी योजना सफल हो गई थी। लेकिन बस मुश्किल से। वह तो बहुत करीब था। अपनी योजना के बारे में सोचते हुए वह कड़वी मुस्कान के साथ बोला। सावधान अंधापन सिंड्रोम और मनोवैज्ञानिक जड़ता। पहला एक मनोवैज्ञानिक सिंड्रोम था जो पृथ्वी पर मनोवैज्ञानिक संज्ञानात्मक अध्ययन के क्षेत्र में अच्छी तरह से प्रलेखित था। यह मस्तिष्क के ध्यान को एक घटना पर केंद्रित करने की प्रवृत्ति थी, जिससे मन आसपास की घटनाओं के प्रति काफी कम चौकन्ना हो जाता था। उत्तरार्ध मन की एक मनोवैज्ञानिक घटना थी जो पहले से स्थापित मनोवैज्ञानिक प्रतिमानों के साथ जारी रहती थी। रूई ने स्टिंगर की वजह से नेल का ध्यान बार बार अपने पैर के अंगूठे की ओर खींचा था। स्टिंगर के लगातार बढ़ते इस्तेमाल के कारण नेल का ध्यान धीरे धीरे अपने पैर के अंगूठे पर अधिक केंद्रित होता गया। इसके अलावा, जब रूई को रिंग के किनारे पर धकेला गया, तो उसका ध्यान अपने ही रिंग आउट हमले पर और अधिक केंद्रित हो गया। असावधान अंधेपन सिंड्रोम के कारण नेल को अपने आसपास की चीजों के प्रति सामान्य से कहीं अधिक कम जागरूकता थी। मनोवैज्ञानिक जड़ता के कारण ये प्रवृत्ति जारी रही। जब रूई ने स्टिंगर के तुरंत बाद फ्लोइंग कैनन लॉन्च किया, तो उसने इसे सबसे दाईं ओर से लॉन्च किया। नेल ने बमुश्किल अपनी जान बचाई। उस क्षण, उसकी लगभग पूरी जागरूकता और ध्यान स्टिंगर पर था। ये तब की बात है। तभी रूई ने एकदम विपरीत दिशा से, दूर बाईं ओर से एक मामूली फ्लोइंग कैनन लॉन्च किया। एक सरल अनुवर्ती हमला। फिर भी, यह उन सब में सबसे घातक है। ये बिना किसी बाधा के आगे बढ़ता गया, क्योंकि असावधानीपूर्ण अंधेपन सिंड्रोम ने आगे बढ़ने का एक साफ रास्ता खोल दिया। ये नेल के जबड़े से टकराया, उसके मस्तिष्क को हिला दिया, तथा कुछ अनमोल क्षणों के लिए उसे स्तब्ध कर दिया। लेकिन इतना काफी था। यह अभी अथवा कभी नहीं था। रूई ने अब चुना था। उसने इतनी शक्ति उत्पन्न कर ली थी कि उसे लग रहा था कि उसकी रक्तवाहिकाएं लगभग फटने वाली हैं। वॉइड एल्गोरिदम के अनुसार हमला करना कम से कम पता लगने की संभावना है। यदि यह असफल हो जाता तो ये खत्म हो गया होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये सोचना कि इतने समय पहले प्रकाशित मेरा शोध पत्र ही दिन बचा लेगा। वह हल्के से हंसा। युद्ध खेलों के क्षेत्र में उन्होंने जो पहला शोध पत्र प्रकाशित किया, वह एक मामूली शौकिया शोध पत्र था, जिसका उद्देश्य उच्च नॉकआउट सफलता दरों और असावधानीपूर्ण अंधेपन सिंड्रोम की उपस्थिति के बीच सकारात्मक सहसंबंध को प्रदर्शित करना था। लगभग 50 साल बाद, यह मामूली शोध पत्र नेल के खिलाफ उनकी लड़ाई में जीत का आधार बन गया। ऐसा वक्तव्य देने का सौभाग्य और किसे प्राप्त हो सकता है? क्या दुनिया है? सचमुच कैसी दुनिया है?